नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत ने 41 साल बाद फिर से लहराया अंतरिक्ष में तिरंगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरी उड़ान। शुभांशु ने अंतरिक्ष से पहले संदेश में देशवासियों से किया यात्रा से जुड़ने का आह्वान। कहा, मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा, पूरा देश मेरे साथ। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सकुशल उड़ान भरने पर लखनऊ सहित देश भर में खुशी का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। शुभांशु के भावुक माता पिता बोले, बेटे पर है गर्व। पीएम मोदी ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय। लोगों से की उस वक्त से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील। प्रधानमंत्री के आपातकाल के अनुभवों पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का गृह मंत्री करेंगे विमोचन। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों का एक और जत्था स्वदेश लौटा। ईरान और इसराइल से अब तक 3,452 भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाया गया। श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी निकाले गए। हेडलाइंस के बाद खबर विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं कैबिनेट की ब्रीफिंग में। हमारे साथ उपस्थित हैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। सर, आपसे निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। मैं उस रेजोल्यूशन को आपके सामने पढ़ूंगा। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी resolved to commemorate and honor the sacrifices of countless individuals who valiantly resisted the emergency and its attempt at subversion of the spirit of Indian Constitution. A subversion which began in 1974 with a heavy-handed attempt at crushing the Navnirman Andolan and Sampurn Kranti Abhiyan. To mark the occasion, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. The year 2025 marks 50 years of the Samvidhan Hatya Divas, an unforgettable chapter in the history of India where the constitution was subverted, the republic and democratic spirit of India was attacked, federalism was undermined, and fundamental rights, human liberty and dignity were suspended. The Union Cabinet reaffirmed that the people of India continue to repose unflinching faith in the Indian Constitution and the resilience of the country's democratic ethos. It is as important for the young as it is for the old to draw inspiration from those who resisted dictatorial tendencies and stood firm to defend our Constitution and its democratic fabric. India, as the mother of democracy, stands as an example of preserving, protecting, and safeguarding constitutional values. Let us, as a nation, renew our resolve to uphold our Constitution and its democratic and federal spirit. ये रेजोल्यूशन आज भारत के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में रखा गया।
कैबिनेट में और आपके साथ इसका टेक्स्ट शेयर करेंगे। मैं साथियों उसके बाद में कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उस पर आता हूँ। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। इन तीनों विषय पे मैं डिटेल में आता हूँ। साथियों, पुणे आज देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज के रूप में उभरा है और बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, एजुकेशन हब है, R&D का बहुत बड़ा हब है, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर। महाराष्ट्र में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। वहाँ के अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। आपने देखा है कुछ ही समय पहले कैबिनेट के कई निर्णयों में पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर्स और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर्स और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे IT हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ऑपरेशनल लाइन्स है लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर है, लाइन 2 ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर है। अगर आप देखेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ और साउथ के कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर, ये दो लाइन 1 और लाइन 2 33 किलोमीटर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें आगे लाइन 1 का जो एक्सटेंशन कुछ समय पहले अप्रूव किया गया था स्वारगेट से कटराज, ये वाला नीचे वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो लाइन 1 का, इसका कंस्ट्रक्शन अभी तेजी से चल रहा है। और एक और अप्रूव किया गया था बहुत कुछ ही समय पहले लाइन 1 का नॉर्थ में जो एक्सटेंशन है PCMC, ऊपर देखोगे आप एकदम टॉप में PCMC पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां से निगडी तक वो लाइन करीब 4.4 किलोमीटर की कुछ समय पहले अप्रूव हुई थी। लाइन 3 बन रही है, आप ये रेड कलर में देख रहे हो, जो ये कंप्लीट PPP में बन रही है 23.2 किलोमीटर की लाइन। आज जो अप्रूव हुआ है लाइन 2 का एक्सटेंशन, जो आप राइट हैंड साइड में देखोगे, वो अप्रूवल हुआ है 2A और 2B, यानी वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ लाइन 2 का एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है, जिससे कि लाइन 2 और एक्सटेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे और पुणे के सभी शहर निवासियों को, सभी वहाँ पे जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सभी निवासियों को इसका बेनिफिट मिले। ये बेसिकली 2A जो वेस्ट में दिख रहा है, वनाज टू चांदनी चौक 1.12 किलोमीटर्स है और जो ईस्ट में दिख रहा है 11.63 किलोमीटर्स है, रामवाड़ी टू वाघोली विठलवाड़ी। कंप्लीट पुणे मेट्रो अगर हम देखें, ये पुणे का पूरा एरिया है। इसमें लाइन 1 ये नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करने वाली, लाइन 2 ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने वाली, और इसके एक्सटेंशंस जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों कॉरिडोर्स को आगे लेके जाते हैं, और ये PPP वाली लाइन 3। ओवरऑल एंटायर पुणे शहर का एक अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का इससे मॉडल बनेगा, जो कि पुणे की ग्रोथ को कई वर्षों तक सपोर्ट करेगा। और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बहुत अच्छा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, और टोटल नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री होएगा, विच विल बी कंपेरेबल टू द लार्ज सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु।
कोलकाता, इन सब के बराबर होते होते 80 किलोमीटर्स का नेटवर्क बनेगा। आप जानते हैं कि इन 11 वर्षों में देश में मेट्रो का बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। 2014 से पहले मात्र 5 शहर थे जिसमें मेट्रो थी, आज 24 शहर है जिसमें मेट्रो है। मेट्रो का नेटवर्क जहां 248 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर्स था, आज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा 1036 किलोमीटर्स हैं। करीब करीब दुनिया में टॉप 3 लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क्स में भारत की गिनती होने लगी है। डेली राइडरशिप 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है मेट्रो नेटवर्क में। दैट्स अ वेरी बिग चेंज बिकॉज दैट रियली इम्प्रूव्स पीपल्स लाइव्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, एनवायरमेंटल लोड कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होते हैं, और ट्रैफिक का जो कंजेशन होता है शहर में वो कम होता है। ट्रैफिक के कंजेशन के कारण जो ह्यूमन ट्रेजेडी आती है कई बार एक्सीडेंट्स के रूप में, वो कम होती है। इसीलिए मेट्रो का एक्सपेंशन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक मेथोडिकल वे में इन 11 वर्षों में किया है। इन 11 वर्षों के काम में जो पिछला 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष के काम में हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और यंग जनरेशन के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। ये 1 साल की समरी है, करीब करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। मेट्रो है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, रेलवेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रोपवेज है। ये कंप्लीट उसकी एक समरी है। जैसा हर कैबिनेट में कुछ न कुछ ऐड होके आपके सामने समरी रखी जाती है, ये वही समरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम होता है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होती है। इसीलिए अब तक इस 1 वर्ष में 4,61,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं कैबिनेट में। मैं साथियों आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोल फील्ड। झारिया कोल फील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहाँ पे रहने वालों के लिए तकलीफ है। कई बार जमीन में से आग निकल के आती है। बहुत एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था। उसमें कई तरह के सुधारों की ज़रूरत थी, और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई, और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई है। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि ये झारिया का नक्शा है। अगर आप देखें, झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झारिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो, कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है, क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सब्सिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान, 5,940 करोड़ रुपए का है, और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, और जो लोकल नॉलेज है, जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सॉल्यूशन लेके आ सके। पहला ये। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज, जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें,
वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। और चौथा, राज्य सरकार और वहाँ के बाशिंदे, उस एरिया में रहने वाले, धनबाद के झारिया के उस एरिया में रहने वाले जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उन सबको एक साथ, उन सबको साथ लेके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के, उनकी जीवन शैली के साथ जुड़ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के कंप्लीट मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वो इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं अब तीसरे आज के निर्णय पे आता हूँ। भारत विश्व में दूसरे नंबर का आलू का उत्पादक है। आलू में शक्कर, मतलब पोटैटो और स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद दोनों मिला के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया भर में पहचान भी है भारत की। अब इस पहचान को एक साइंटिफिक तौर पे करके किस तरह से बेटर जर्म प्लाज्म डेवलप हो, किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल साइंटिफिक रिसर्च का उपयोग करें, फूड प्रोसेसिंग को कैसे हम सुधारें, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगरा, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों, राइस और वीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसीलिए निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए गए अब तक, उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। साथियों, इन 3 निर्णय और पहले रेजोल्यूशन के साथ ही साथ आज एक बहुत ही शुभ दिवस भी है। आज एक्सियम 4 मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी, आज इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। तो भारत की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ूंगा। हम सबके लिए गौरव का दिन है ये। वी वेलकम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द स्पेस मिशन कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया, हंगरी, पोलैंड एंड द यूएस। द इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन Shubhranshu Shukla is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes, hopes and aspirations of 1.4 billion Indians. The cabinet wishes him and other astronauts all the success. धन्यवाद साथियों। मैं प्रश्न लूंगा। हमारे पास करीब 10 मिनट है प्रश्नों के लिए। तो फर्स्ट रो से किसी को पूछना है? सेकेंड रो से, लेफ्ट से आप रुक जाइए, एक मिनट पहले सेकेंड रो देख ले। सेकेंड रो से कोई? नोबडी इज देयर। ओके, थर्ड रो से आप पूछिए। अच्छा, ये सेकेंड रो से आप पूछ रहे हैं, पूछिए। 39। सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। सर, आपने मेट्रो की बात की, बहुत अच्छे मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, ट्रेन भी टाइम पे चलती है, एवरीथिंग इज ओके। पर अभी कुछ समय से देखा गया, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर दिल्ली मेट्रो स्टेशंस, वहाँ इतने सारे फूड जॉइंट्स बन रहे। कैबिनेट की बात करो। अच्छा, कॉन्फ्रेंस नहीं है सिंधी। हाँ, अरुण जी। My question is that what is the expected increase in the ridership of second metro phase and the total timeline for the completion? नंबर आप दे देना, एक्सपेक्टेड राइडरशिप कितनी बता दो ऐसे ही बता दो। सर, इसकी जो राइडरशिप है वो माइक ले, ऐसे बता दो यार जल्दी। कोई बात। 96,000 में जो शुरुआत होगी 2000 जब ये बनेगा 29 में, और इट विल रैम्प अप टू 4 lakhs in 2057। नेक्स्ट, थर्ड रो।
आप पूछ रहे थे, हाँ बताइए आप लक्ष्मण। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि अलग अलग मंत्रालयों के कई विभाग हैं जिनके ऊपर स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस पर लगने वाला लेट फी काफी बकाया है। कैबिनेट में जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपके सामने रख लिया है। आज वैसे पुणे मेट्रो के उपलक्ष्य में आज वड़ा पाव और क्या है? अच्छा अब वड़ा पाव और पाव भाजी है। सर मैं अमय साठे, आई एम एडिटर ऑफ sarkaritel.com। सर आई एम फ्रॉम पुणे, आई हेल फ्रॉम पुणे एंड मैं अभी 2 दिन पहले ही पुणे में था। सर पुणे की मेट्रो तो बहुत लाजवाब बनी है, पर सर आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है पुणे में इज अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। चलिए, दैट्स वन सजेशन फॉर यू। नोटेड, थैंक यू। इधर लेफ्ट से द्वेष। Hi sir, I'm Dvesh from Economic Times. Sir, regarding the decision on Jharia, जो 2009 का मास्टर प्लान था उसका सर कितना बजटरी एलोकेशन था, और जो आपने आज मास्टर प्लान अप्रूव करा है ये आप लोग कब तक अचीव करने का सोच रहे हैं? आज वाला प्रोजेक्ट करीब अभी वाला सर 3 साल का है। 3 साल का है। हाँ, the first phase is for 3 years. In the original first phase allocation 2009 7,112. That was the allocation. 7112. 269 इधर लेफ्ट से, राइट से, लेफ्ट से। हाय सर, मेरा नाम अन्वेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सर झरिया मास्टर प्लान पे मेरा सवाल है। सर झरिया में से 77 जो क्रिटिकल साइट्स थे उसमें से 27 जो है उसको डाउज ऑफ कर दिया गया है, तो फर्स्ट फेज में क्या बाकी के ये रिमेनिंग है? और दूसरा पार्ट ये है सर, जो टोटल रिहैबिलिटेशन का था उसमें 3,39,065 हाउसेस बनाने थे, जिसमें से 2,68,000 बन चुके थे बट रिमेनिंग वर देयर। तो फर्स्ट फेज में क्या यही है कि इसके सिवाय कुछ एडिशनल भी हैं? करीब करीब जितना काम बच गया है वो सारा फर्स्ट फेज में प्राइमरीली कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में एक लॉन्ग टर्म काम है। मोस्टली देखो इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती है। इसमें टेक्नोलॉजीज करीब करीब 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज होती है। पहला है ट्रेंचिंग, सेकेंड है सैंड डाउजिंग, थर्ड है नाइट्रोजन इंसर्शन इन दी एरियाज जहाँ पर इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इंसर्शन से वहाँ पे आग का जो प्रभाव होता है वो कम होने लगता है। इस तरह से कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिन टेक्नोलॉजीज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा, जिससे कि आगे कभी ये प्रॉब्लम रिकर ना हो। तो फर्स्ट फेज में मोस्टली रिहेबिलिटेशन का और फायर डाउजिंग का जो काम बचा हुआ है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम किया जाएगा। फ्रॉम दैट साइड एनीबडी ऑन थर्ड रो? नहीं, फोर्थ रो? क्या आज वाह, किसी को सिर्फ लेफ्ट क्वेश्चन पूछ रहा, राइट नहीं क्वेश्चन पूछ रहा कोई भी। किसी को और प्रश्न पूछना है या ठीक है? आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ा पाव का असर है। थैंक यू। खत्म? थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का देख रहे थे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की प्रेस वार्ता के बारे में जानकारी दी। आज जो कुछ खास बातें हैं, सबसे पहले तो संविधान हत्या दिवस पर प्रस्ताव पारित किया गया, 2 मिनट का मौन भी रखा गया उनके लिए जिनकी प्रताड़ना हुई थी और जिन्होंने उस समय की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 3 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पहला जो फैसला है वो पुणे मेट्रो के विस्तार लाइन 2 को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3,626 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसके बाद झरिया खदान आग को लेकर के जो पुनर्वास मास्टर प्लान है उसके लिए 5,940 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और साथ में एक और जो फैसला है वो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आगरा में इसका क्षेत्रीय केंद्र जो है वो बनाया जाएगा, जिसके लिए 111.5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी राज्य सरकार देगी।
और कैबिनेट में आज ये भी हुआ कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं उनके एग्जाम मिशन पर सफलतापूर्वक जाने पर शुभेच्छा भी दी गई। तो इस खबर को आगे और देखते हैं कि भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक नया इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय समय के अनुसार दिन 12:01 पर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु 4 सदस्यीय दल का हिस्सा हैं जो फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले एक्सियोम 4 मिशन कई बार टाला जा चुका था। भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को स्पेस मिशन पर सोवियत संघ की मदद से गए थे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन पद पर हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। करीब 14 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इस मौके पर शुभांशु के परिवार समेत पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल है। शुभम के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि उन्हें ऐसे बच्चे का पिता होने पर गर्व है। उन्होंने आज अपने जीवन का सबसे सुखद दिन बताया। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी थी। पहले यह मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया था। करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया ये हम उसके लिए धन्यवादित हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी इस वक्त चुका है। और आगे बढ़ने से पहले अभी वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपना पहला संदेश दिया और उसमें भारतवासियों को अभिवादन करते हुए अपनी अंतरिक्ष यात्रा को भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बताया। अपने अंतरिक्ष यात्रा को कमाल की यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके कंधे पर लगा तिरंगा उन्हें यह बता रहा है कि वो अलग नहीं, सभी के साथ हैं। उन्होंने तमाम देशवासियों से इस यात्रा का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि सभी देशवासी मिलकर भारत की मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दिल को छू लेने वाला ये संदेश अंतरिक्ष है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में उड़ान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, जैसे ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए अंतरिक्ष में एक नया मील का पत्थर बनाया, पूरा देश एक भारतीय की सितारों तक की यात्रा से उत्साहित और गौरवान्वित है। वह और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक्सियोम मिशन 4 के उनके साथी अंतरिक्ष यात्री साबित करते हैं कि दुनिया वास्तव में एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इस मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं, जो नासा और इसरो के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाती है। चालक दल द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रयोगों से वैज्ञानिक अध्ययन और अंतरिक्ष अन्वेषण की नई सीमाएं सामने आएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में उड़ान पर सोशल मीडिया X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, हम भारत, हंगरी,
पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वो 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं। और वहीं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवानगी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। वास्तव में यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह भारत के विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने का अग्रदूत है। Through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। सफल लॉन्चिंग के बाद भारतीय वायुसेना ने एक्स पर लिखा, आसमान को जीतने से लेकर सितारों को छूने तक भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा की अदम्य भावना से प्रेरित एक यात्रा। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दिन को आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो बुलेटिन में अब इसी की बात करेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। और पीएम ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे लिखा, हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत के लोग थे, सभी क्षेत्रों से, विभिन्न विचारधाराओं से, जिन्होंने एक ही उद्देश्य के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा करना और उन आदर्शों को संरक्षित करना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया। यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा
और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वो बुरी तरह से हार गए। साथ ही पीएम मोदी ने आगे लिखा, हम अपने संविधान में सिद्धांतों को मजबूत करने और एक विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और दलितों के सपनों को पूरा करें। साथ ही पीएम ने आगे लिखा, जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बजाय रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। साथ ही मुझे उस वक्त के विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना श्री HD देवगौड़ा जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलनों के दिग्गज थे। साथ ही पीएम मोदी ने आगे लिखा, द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन है। इसने उस समय की कई यादें ताज़ा कर दी। मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या जिनके परिवारों ने उस दौरान कष्ट झेले हैं, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा होगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने भी एक्स पर लिखा, आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के माध्यम से गला घोंटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। आपातकाल को लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद रखते हैं। संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया, वह सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची थी जिसका गलत इस्तेमाल ना किया गया हो, मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, उनको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। आज भारत में लोकतंत्र जीवित है। इसके लिए आपातकाल में जिन्होंने भी संघर्ष किया, जेल काटी और यातनाएं सही, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनका योगदान कभी भुला नहीं सकती। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ताकि हर देशवासी को स्मरण रहे कि तानाशाही कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है, जो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है, और उस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयंसेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अपना अभियान चलाया था। 25 जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं, बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी।
तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। आपातकाल में लाखों संघ कार्यकर्ता जेलों में बंद थे और बाहर उनका परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। कई परिवारों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। युवा नरेंद्र ने उनके परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाने की व्यवस्था की, वो भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। आखिरकार आपातकाल के विरुद्ध लंबे संघर्ष को सफलता मिली। लोकतंत्र के सूरज को फिर कोई आपातकाल का ग्रहण डस न जाए। देश इन अनुभवों को याद रखे, इसलिए इन्हीं अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय क्या कुछ किया था, और इसी से जुड़ी एक किताब भी है। आज गृह मंत्री अमित शाह द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन करने वाले हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपातकाल के समय युवा आरएसएस प्रचारक थे, उस समय उनकी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है। इसमें पीएम के साथ काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपना सर्वस्व लगा दिया। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इस पुस्तक को संकलित किया है। इसमें लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहे युवा मोदी की विशद तस्वीर देखने को मिलती है। यह पुस्तक उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। यह पुस्तक हमारे समय के सबसे परिवर्तनकारी नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी को गढ़ने वाले शुरुआती परीक्षणों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करती है। इस पुस्तक का प्राकथन पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने लिखा है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इमरजेंसी के समय जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, संविधान की रक्षा की, उन्हें जेलों में डाल दिया गया था। जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चलाया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। तो उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। मैं बता, कई के छोटे मोटे कारोबार करते थे, व्यापार ठप हो गया, बीमार हो गए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उनको लोकतंत्र सेनानी कहना ही चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में हमने किया था। साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को तो इस पाप, अत्याचार और अन्याय के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को तो माफी मांगना ही चाहिए इस पाप के लिए, अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए, जिसमें कई लोग मारे गए, और अन्याय भी कैसे कैसे हुए। तुर्कमान गेट कौन भूलेगा, यहाँ लोग गोलियों से भून दिए गए थे। तो 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आजादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सरकार आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल सेनानी सुरेश कुलकर्णी उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि आपातकाल के बारे में देश के लोगों को सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को उचित और सही भी ठहराया। तानाशाही है, ये कुछ मात्रा में लोगों को भी पता है, लेकिन सही मात्रा में मालूम नहीं। उस समय जो लोकशाही के अंतर्गत समाज चल रहा था, लेकिन जयप्रकाश आंदोलन, उस समय जो घटनाएं चली, उसके कारण देश पर आपातकाल लगाया गया। यानी संघ को बंद कर दिया, जो बोलने वाले लोग हैं उनको बंद कर दिया, इंदिरा गांधी का नाम लिया तो भी जेल में जाना पड़ता था। तो ये तो सीधा सीधा संविधान की हत्या ही है, ऐसा मैं मानता। तो इस प्रकार की जो स्थिति में देश में बनी थी, तो ये सबके सामने आनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार का जो दिन मनाने का तय किया है, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वहीं आपातकाल के सेनानी राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, परंतु इंदिरा गांधी ने स्वयं को पीएम बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। 25-26 जून की रात में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, और उसका कारण केवल एक था कि 12 जून को इंदिरा जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया था। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उनका सम्मान करते हुए इंदिरा जी उस वक्त इस्तीफा देती थी प्रधानमंत्री पद से।
परंतु इंदिरा जी ने इसके स्थान पर पद न छोड़ने का निर्णय किया। वो जो अधिकार इंदिरा जी ने ले लिए थे, यानी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता था। किस प्रकार से इंदिरा जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी, इसका वो एक प्रमाण है। और आपातकाल सेनानी अरुण वशिष्ठ ने आपातकाल के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया था और भविष्य में संविधान की मूल भावना कुचलने की इस तरह की कोई दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएगा। इमरजेंसी जो अब कहिएगा 47 से लेकर अब तक इमरजेंसी को अब 50वां साल है, लेकिन उससे पहले जो लगभग 27-28 साल जो 77-78 साल के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, काला अध्याय है। और इस लोकतंत्र जो हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उस पर एक बड़ा धब्बा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया। और ऐसा धब्बा, एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या का ये कुत्सित प्रयास न भूतो न भविष्य थी, आगे आने वाले समय में कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। और आपातकाल सेनानी बलबीर दत्त ने आपातकाल को आज़ादी की दूसरी लड़ाई बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपातकाल पर जितनी फिल्में आनी चाहिए थीं उतनी नहीं आई हैं। इमरजेंसी के विरुद्ध ये जो आंदोलन था उसको कहा जाएगा कि ये ठीक की कहा गया आज़ादी की दूसरी लड़ाई। तो भारतीय इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर जो लिखा जाना चाहिए था, जितनी किताबें आनी चाहिए थी, फिल्में आनी चाहिए थी, वो सब हुआ नहीं। ये इमरजेंसी में ज़्यादतियाँ हुई बहुत सी। तो इमरजेंसी के बारे में तो बहुत कुछ जो है वो कहा जा सकता है। और आपातकाल सेनानी रघु ठाकुर ने कहा कि आपातकाल का दौर असंवैधानिक था। उस समय संविधान की मूल आत्मा, मूल अधिकार का हनन कर दिया गया था। तकनीकी रूप से तो जो आपातकाल के ऊपर हस्ताक्षर हुए राष्ट्रपति के वो हुए हैं रात को 12 बजे, पर गिरफ्तारी उन्होंने पहले कर ली थी हम लोग। तो हम 25 जून की रात को ही गिरफ्तार हो गए थे। आपातकाल जो था, आपातकाल अपने आप में एक असंवैधानिक दौर था और जिसमें संविधान का गला घोंट दिया गया था, इसलिए कि जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, तो आपातकाल लगाने के कारण के नाम पे आधार पे भारत सरकार ने जो मूल अधिकार का खंड है उसको निर्मित कर दिया। तो उस जमाने में कहा जाता था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील। आपकी कोई अपील नहीं, आपका कोई वकील नहीं, आपकी कोई दलील नहीं। तो एक प्रकार से ये जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र का ही गला घोंट दिया गया था। आज की कुछ और बड़ी खबरें। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम सिंह मजीठिया को उनके आवास से ले जाया गया। इस संबंध में पंजाब के पूर्व विधायक और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी अपने भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे काम कर रही है। आपकी सरकार और अरविंद केजरीवाल की जिहड़ी सारी जुंडड़ी है, वो अपनी करप्शन तो लोगों का ध्यान दूजे पासे करने वास्ते बहुत ही घटिया हथकंडियां के उत्ते जिहड़ी है उतर आई है। पिछले दिन ही श्रोमणी अकाली दल वालों बड़े वड्डे इशू जिहड़े करप्शन दे वो पंजाब दे विच जिहड़े केजरीवाल एंड पार्टी वालों जो काम शुरू किया गया लार्ज स्केल करप्शन का। अब बात ऑपरेशन सिंधु की। इजरायल ईरान के बीच मौजूदा हालात के मद्देनजर भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। आज सुबह 10:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से 224 भारतीय नागरिक इजरायल से भारत लौट आए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने वतन वापसी पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। तो विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 818 भारतीय नागरिक इजरायल से स्वदेश लौट चुके हैं। इजरायल से
224 भारतीयों को स्वागत किया है। अभी तक इजराइल से 850 लोग आए हैं। सब लोग खुश हैं क्योंकि युद्ध के संदर्भ में दूसरा देश में रहना बहुत डर लगता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी है। कई लोग उधर काम करने के लिए गए, कई लोग पढ़ाई के लिए गए। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा भारतीयों को वापस लेने का काम कर रहे हैं। हमारा देश पहली बार ईरान एंड इजराइल से उसको रक्षा करने के काम, वापस लाने के काम कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ श्रीलंकन आए हैं, नेपाली भी आए हैं। भारत सरकार सबका रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मोजाम्बिक दौरे पर हैं। मापुटो में उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा और देश में हो रहे समावेशी और सकारात्मक परिवर्तनों पर चर्चा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।